Alrighty, guys, let's begin with lock-in period now. In the previous session, we did talk about the promoter's contribution, कितना promoters contribution लाना है, कब लाना है, कहाँ लाना होगा, वो कब release होगा, etc. So we did talk about the promoter's contribution and the various things about promoter contribution in the last video. Now today on agenda we have the lock-in period, about the lock-in period and the restrictions on the transferability of the shares which fundamentally were brought in by the promoters or by certain other persons. Now, yes, in the ICDR regulations we have regulation 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. However, for our curriculum, our course 16 and 17 are going to be extremely important. तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वो 16 और 17 पर होगा. सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड रेगुलेशन 16 एंड रेगुलेशन 17. सबसे पहले हम लोग रेगुलेशन 16 और रेगुलेशन 17 पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं. ठीक है, सो आ जाओ, लेट्स चेक आउट रेगुलेशन 16 एंड रेगुलेशन 17. सो फंडामेंटली व्हाट इज इट अबाउट एग्जैक्टली? सो रेगुलेशन 16 इज अबाउट द लॉक-इन पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय प्रमोटर्स. नाउ इन द प्रीवियस वीडियो वी डिड अंडरस्टैंड कि जब भी कोई आईपीओ आएगा, जब भी पब्लिक से पैसा हम लोग रेज कर रहे होंगे, कुछ पैसा प्रमोटर को अपने जेब से लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन भी लगेगा, कुछ ना कुछ हिस्सेदारी, कुछ ना कुछ प्रमोटर अपनी तरफ से भी पैसे लेकर आएगा, है ना. लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर आईपीओ के जस्ट पहले फॉर्मेलिटी के लिए पैसा लेकर आ जाता है और जैसे ही शेयर लिस्ट होगा तुरंत 20%, 30%, जो भी जिस दिन भी शेयर लिस्ट होता है उस दिन अगर शेयर ऊपर चला जाता है तो प्रमोटर अपना हिस्सेदारी बेच के निकल जाएगा. सो ये जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी था, क्या उसके लिए कोई लॉक इन पीरियड स्पेसिफाइड है? ये जो शेयर्स प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर ने जो पैसा लाया हुआ है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, मैंडेटरी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए, या कुछ और पर्सन्स की भी हम बात करेंगे, तो क्या वो शेयर्स को कुछ समय के लिए लॉक इन पीरियड लगने वाला है? क्या उसकी ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन है? ये हम लोग देखने के लिए मिले हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन 16 की. रेगुलेशन 16 प्रोवाइड्स फॉर लॉक इन पीरियड ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय प्रमोटर्स. तो हम लोग लॉक इन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी की बात करने वाले हैं. उसमें सबसे क्रूशियल जो रेगुलेशन है वो है रेगुलेशन 16. सीधा मुद्दे पे आते हैं. प्रमोटर जो कंट्रीब्यूशन लेकर आएगा, प्रमोटर को जो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन लेकर आना है, वो जो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है प्रमोटर का, वो जो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन रहने वाला है वो कितने साल के लिए लॉक इन रहेगा? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, दैट प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, उसका जो मैंडेटरी लॉक इन पीरियड रहेगा वो रहेगा 3 इयर्स का. फोकस करिए. द मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर को जो मैंडेटरी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लेकर आना है वो मैंडेटरी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जो है वो कम से कम 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहेगा. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 3 इयर्स फ्रॉम विच व्हाट इवेंट. तो जिस दिन फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन, 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और द डेट ऑफ अलॉटमेंट ड्यूरिंग आईपीओ विच एवर इज लेटर. तो प्रमोटर का जो भी कंट्रीब्यूशन है, प्रमोटर को जो मैंडेटरी मिनिमम कंट्रीब्यूशन लाना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल एक्सेट्रा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखी. तो वो जो कंट्रीब्यूशन है, आपको बस एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन जो होगा, वो पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन का लॉक इन पीरियड होगा 3 साल का. सो द मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन शैल बी लॉक्ड इन फॉर 3 इयर्स. जो प्रमोटर का हिस्सा है उसे 3 साल तक लॉक इन पीरियड लागू होगा. इसका मतलब प्रमोटर्स वो हिस्सेदारी, वो शेयर्स जो प्रमोटर मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन में लेकर आए हैं, वो पर्टिकुलर शेयर्स जो प्रमोटर को मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन के लिए मिले होंगे, वो शेयर्स को प्रमोटर्स 3 साल तक नहीं बेच सकते. 3 इयर्स फ्रॉम व्हाट डेट ऑफ अलॉटमेंट और कमर्शियल प्रोडक्शन, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन विच एवर इज लेटर. दूसरी बात, अच्छा कभी कभी क्या होता है, प्रमोटर को जितना कंट्रीब्यूशन लाना होता है प्रमोटर उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेकर आ जाता है. तो अगर प्रमोटर को जितना कंट्रीब्यूशन लाना है प्रमोटर उससे ज्यादा का कंट्रीब्यूशन लेकर आ जाता है, ऐसे केस में जो लॉक इन पीरियड होगा, ऐसे केस में जो लॉक इन पीरियड होगा वो लॉक इन पीरियड होगा 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. ठीक है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना. सर प्रमोटर का जो कंट्रीब्यूशन मिनिमम, प्रमोटर को जो कंट्रीब्यूशन लाना है, क्या उसके लॉक इन पीरियड स्पेसिफाइड है? द आंसर इज यस. 2 चीजें याद रखनी है. जो मैंडेटरी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है वो
3 साल के लिए लॉक इन रहेगा, ठीक है। जो मैंडेटरी प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट शैल बी लॉक्ड इन फॉर मिनिमम 3 इयर्स। जो नॉन मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए अगर प्रमोटर्स को कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आना था 100 करोड़, लेकिन प्रमोटर्स 100 करोड़ के बदले 120 करोड़ रुपए लेकर आ जाता है, तो जो मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो 100 करोड़ रुपए लाए होंगे प्रमोटर्स ने, वो 100 करोड़ के बदले में जो प्रमोटर्स को शेयर्स मिले होंगे, दो शेयर्स विल बी लॉक्ड इन फॉर 3 इयर्स। और जो उसके ऊपर वाले 20 करोड़ हैं, जो प्रमोटर एक्स्ट्रा पैसे लेकर आया है, वो जो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन प्रमोटर लाया है मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जो मिनिमम प्रमोटर को लाना था, अगर प्रमोटर उससे भी ज्यादा पैसा लेकर आ गया है, तो जो वो एक्स्ट्रा का अमाउंट होगा, वो एक्स्ट्रा का अमाउंट विल बी लॉक्ड इन ओनली फॉर 1 ईयर। वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए ही लॉक इन रहेगा। आई होप आपको ये बात समझी होगी, ठीक है। रेगुलेशन 16 बहुत क्रूशियल है। इसमें 2 सिंपल बातें हैं। जो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो मैंडेटरी प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट शैल बी लॉक्ड इन फॉर हाउ मच टाइम? 3 इयर्स। 3 इयर्स फ्रॉम व्हाट? डेट ऑफ अलॉटमेंट और कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन, whichever is later. Further, sir, what about a non-mandatory contribution? If the promoter is bringing in more money than required, more money that has been mandated by ICDR regulations, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो नॉन मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, वो नॉन मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन का जो लॉक इन पीरियड रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा? दैट शैल ओनली बी 1 ईयर। नॉन मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा, दैट शैल बी ओनली एंड ओनली फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। एक्सट्रीमली क्रूशल रेगुलेशन, ठीक है। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 बहुत सारी चीजें, लेकिन 16 और 17 सबसे क्रूशल है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बहुत रेलेवेंट बात है। रेगुलेशन 17 का हेडिंग देखो आप। द हेडिंग इज लॉक इन पीरियड ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय पर्संस अदर देन प्रमोटर्स। यार, अगर किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है और अगर आईपीओ के पहले कुछ पर्संस को शेयर्स अगर इशू किए होंगे, तो अगर किसी कंपनी का आईपीओ, और अब जैसे डोडला डेयरी का आईपीओ आया, या अभी इंडिया पेस्टिसाइड्स का आईपीओ आएगा, जो भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, व्हाट इफ सर्टेन पर्सन्स हैव बीन अलॉटेड शेयर्स प्री आईपीओ? अगर आईपीओ के पहले कोई शेयर्स दिए हुए हैं, तो क्या उसका लॉक इन पीरियड होगा? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस। प्रमोटर्स के अलावा जो लोग आईपीओ के पहले शेयर्स होल्ड करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे पर्सन्स के लिए द लॉक्ड इन शैल बी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। 2 मिनट के लिए मैं आपको रेगुलेशन 17 रीड करवाता हूं। The entire pre-issue capital held by persons other than promoter shall be locked in for a period of 1 year from the date of allotment of IPO. ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड करिए, आईपीओ के पहले जो पर्सन्स के पास शेयर्स होंगे, आईपीओ के पहले वाले जो शेयर्स, जो भी पर्सन्स आईपीओ के पहले शेयर्स होल्ड करते होंगे, वो लोगों को भी लॉक इन पीरियड लग जाएगा आईपीओ के बाद। ऐसा नहीं होगा कि लॉक इन में तुरंत वो लोग आईपीओ आते साथ शेयर बेच पाए ना, दैट विल नॉट बी अलाउड। सो दोज पर्सन्स हु होल्ड शेयर्स प्री आईपीओ, आईपीओ आने के पहले जिन लोगों के पास शेयर थे, आईपीओ आने के बाद 1 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट तक इनके भी शेयर जो रहेंगे वो लॉक्ड इन रहेंगे। ये बात को आप लोग याद रखना। फर्दर, हाउएवर इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग पब्लिक में, पता नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिक्योरिटीज मार्केट्स तो सट्टा है, स्पेक्यूलेशन है, सब अंदर के लोगों को पता चल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है क्लास। आईपीओ के पहले अगर पब्लिक के अलावा किसी को कंपनी शेयर इशू भी की होगी, तो वो 1 साल के लिए लॉक इन कंपलसरी रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आईपीओ में शेयर ऊपर चला जाए और वो बेच के निकल जाए, दैट विल नॉट हैपन। सो प्रमोटर के अलावा जो भी पर्सन होंगे, प्रमोटर के अलावा अगर किसी के पास आईपीओ के पहले शेयर्स होंगे, जिनको आईपीओ में अलॉट हो रहा है, मेरे और आपके जैसे पब्लिक नहीं, अबे वो तो हम तो आईपीओ में खरीद रहे हैं ना, जिनको आईपीओ के पहले अलॉटमेंट कर दिया गया होगा, ऐसे लोगों को भी 1 साल का लॉक इन लागू हो जाएगा। इसका मतलब जो लोगों को शेयर्स आईपीओ के पहले मिला हुआ होगा, आईपीओ आने के बाद 1 ईयर तक वो शेयर्स लॉक्ड इन रहेंगे। इसका मतलब दे विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर दो शेयर्स, दे विल नॉट बी एबल टू सेल दो शेयर्स फॉर 1 ईयर आफ्टर द अलॉटमेंट। तो 1 साल तक वो लोग नहीं कर पाएंगे कुछ भी। हाउएवर इसमें कुछ एक्सेप्शंस है और मुझे लगता है कि ये काफी रिक्वायर्ड एक्सेप्शंस है। अच्छा है कि एक्सेप्शन इन्होंने खुद ही दे दिए। अगर ये एक्सेप्शन खुद नहीं दिए होते तो फिर कभी ना कभी अमेंडमेंट करनी पड़ती,
और वो अमेंडमेंट में एक्सेप्शंस वगैरह लाने पड़ते हैं, तो थैंकफुली एक्सेप्शंस इसी रेगुलेशन में दिए हुए हैं। तो बहुत नेचुरल सी बात है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस तो बनते ही हैं यहाँ पे, जैसे कि इक्विटी शेयर्स विच हैव बीन अलॉटेड टू द एम्प्लॉइज। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अरे भाई, अगर हमने एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत या एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के तहत, अगर हमने एम्प्लॉयज को उनको मोटिवेट करने के लिए ऑप्शंस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत उनको ऑप्शंस दिए, उनको हमने एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के तहत अगर हमने उनको शेयर्स दिए, तो सीधी बात है उन लोगों को ये लॉक इन पीरियड नहीं रहेगा। मतलब अगर आईपीओ के पहले एम्प्लॉयज को शेयर्स मिले हुए थे तो आईपीओ के तुरंत बाद एम्प्लॉयज चाहे तो बेच सकते हैं, लॉक इन पीरियड जो है उनके ऊपर लागू नहीं होता। मैं दोबारा बता देता हूं, आईपीओ के पहले, आईपीओ में नहीं। आईपीओ में मेरे और आपके जैसे जब लोग आईपीओ में शेयर्स खरीदते हैं उनके लिए नहीं है लॉक इन। जिनके पास आईपीओ के पहले शेयर्स थे, आईपीओ के पहले जिनको अलॉटमेंट कर दिया था, उनके लॉक इन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 साल के लिए लॉक इन पीरियड रहेगा, लेकिन किनको किनको लॉक इन लागू नहीं होगा। अरे भाई, मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज को मैंने ऑप्शंस दे रखे हैं, मेरे कंपनी के एम्प्लॉय को मैंने शेयर्स दे रखे हैं, दे आर ऑलरेडी, भाई वो तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत आपने सेक्शन 62(1) भी भूल गए क्या? उसमें तो 1 साल का वैसे भी वेस्टिंग पीरियड रहता ही है। तो ऑप्शंस इशू हुए एम्प्लॉयज को, उनको लॉक इन नहीं लागू होगा। और अभी सेबी में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस देने के लिए कभी कभी कंपनी डायरेक्टली एम्प्लॉय को ऑप्शंस देती है, या कभी कभी ऑप्शंस ट्रस्ट बनाकर देती है। तो अगर कंपनी एम्प्लॉय को ऑप्शंस दे रही है, डायरेक्टली दे रही है, तब भी उनको लॉक इन पीरियड नहीं लागू है। अगर एम्प्लॉयज के लिए जो ऑप्शंस है वो ट्रस्ट में होल्ड किए गए हैं एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए, या जो ट्रस्ट ने एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयज ट्रस्ट ने एम्प्लॉय को ट्रांसफर किए हुए होंगे ऑप्शंस, उनके लिए भी, ऐसे वाले जो शेयर्स खरीदे गए होंगे उनको भी लॉक इन पीरियड नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शंस हैं, एम्प्लॉय शेयर बेनिफिट स्कीम से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है, इसमें शेयर एप्रिसिएशन राइट्स, ऑप्शंस किस तरह से ट्रस्ट के थ्रू एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। आपको बस मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि मेरे भाइयों, अगर आईपीओ के पहले एम्प्लॉयज को ऑप्शंस, शेयर्स दिए गए होंगे, चाहे फिर ट्रस्ट के थ्रू दिए गए हों, या एम्प्लॉय के बिहाफ पे ट्रस्ट होल्ड कर रहा हो, या एम्प्लॉय को ट्रस्ट के थ्रू हमने ऑप्शंस दिए हों, इनको लॉक इन पीरियड लागू नहीं होगा। और एक और बहुत खास बात, अरे यार, हमारी कंपनी में किसी वेंचर कैपिटल फंड ने, किसी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने, अरे भाई, बड़े बड़े निवेशक हमारे स्टार्टअप्स में जब निवेश कर रहे होते हैं, तो आपको पता है कि जब कंपनी छोटी होती है, आईपीओ के पहले फंडिंग ऑलरेडी होती है, वेंचर कैपिटल फंड फंडिंग वगैरह करते हैं। तो अगर हमारे कंपनी को किसी वेंचर कैपिटल फंड ने फंडिंग दिया है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने फंडिंग दिया है, तो जो शेयर्स हमने वेंचर कैपिटल फंड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को दिए होंगे, उनको भी लॉक इन पीरियड नहीं लागू होता। ठीक है, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि अगर हमने वेंचर कैपिटल फंड्स को शेयर्स दिए थे तो वो 1 साल के लिए लॉक इन वैसे भी रहते ही हैं। तो आईपीओ के पहले 1 साल के लिए लॉक इन था अगर, तो यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। 1 साल के लिए अगर आईपीओ के पहले शेयर, बहुत पहले शेयर दे दिए हैं, जब भी हमने अलॉट किया था वेंचर कैपिटल फंड्स को, जिस दिन भी अलॉटमेंट हुई थी शेयर्स की, उसके बाद 1 साल का लॉक इन अगर हो चुका है, तो फिर से दोबारा 1 साल का और लॉक इन नहीं रहेगा। और एम्प्लॉयज को जब हम ऑप्शंस देते हैं या ईएसपीएस देते हैं, तो हमको बस जब हमारा आईपीओ आता है, जब हम पब्लिक इशू लेकर आते हैं, उस समय हमें अपने ड्राफ्ट, हमें अपने ऑफर डॉक्यूमेंट्स में, प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि ये शेयर्स आईपीओ के पहले एम्प्लॉयज को अलॉट हो चुके हैं। अगर सिर्फ हमने डिस्क्लोजर दे दिया कि एम्प्लॉयज को शेयर अलॉट हो चुके हैं, तो भी एम्प्लॉयज को लॉक इन पीरियड नहीं लगेगा। ठीक है, तो रेगुलेशन 16 और रेगुलेशन 17 में आपको 2 मिनट रेगुलर नोट्स में लेकर आना चाहता हूं। मैं आपको फिर बता दूं यार, ये मैंने तो आईसीडीआर रेगुलेशन का एक एक रेगुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन सबसे क्रूशियल कौन सा है, आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है क्लास। सबसे ज्यादा किसके ऊपर फोकस करना है, 16 पे और 17 पे। तो 16 और 17 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? 16 में तो हमने बहुत सिंपल बात पढ़ी, अरे भाई, जो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो मैंडेटरी प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहेगा। मतलब 3 साल के लिए प्रमोटर बेच नहीं पाएंगे, गिरवी नहीं रख पाएंगे, प्रमोटर्स का कुछ नहीं कर पाएंगे। जो नॉन मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो 1 साल के लिए लॉक इन रहने वाला है। 3 साल कब से? विद इन 3 years ऑफ, मतलब 3 years फ्रॉम अलॉटमेंट या कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, विच एवर इज लेटर। उनमें से जो भी लेट होगा उसके बाद 3 साल तक लॉक इन रखना पड़ेगा। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने कहा, अरे प्रमोटर के अलावा अगर किसी को आईपीओ के पहले शेयर दे रखे हैं, तो
क्या उनको भी लागू होगा? उनको भी लॉक इन लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा। तो जो प्रमोटर्स के अलावा कोई पर्सन है जिनको अपने आईपीओ के पहले शेयर दिए हैं, तो आईपीओ आने के बाद 1 साल तक उनको भी लॉक इन पीरियड लागू रहेगा। ठीक है, आईपीओ में जो अलॉटमेंट की डेट होगी ना, वहां से 1 साल, इन्हें जब अलॉट किया उससे 1 साल नहीं। जिस दिन आईपीओ में सारे पब्लिक शेयर होल्डर्स को हम शेयर अलॉट करेंगे, उस दिन से 1 साल तक के लिए शेयर्स इनके लॉक इन हो जाएंगे। एग्जाम्पशंस किसको दिए हुए हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत हमने एम्प्लॉयज को दिए, हमने एम्प्लॉयज को ट्रस्ट के थ्रू दिए, या ट्रस्ट एम्प्लॉयज के बिहाफ पे होल्ड कर रहा था शेयर्स, उसको लॉक इन लागू नहीं होगा। हमने फंडिंग कराई थी, हमारे कंपनी को किसी बड़े वेंचर कैपिटल फंड ने इन्वेस्ट किया था हमारी कंपनी में, और वो इन्वेस्टमेंट के बदले हमने उन्हें शेयर दिए थे, तब भी वो 1 साल का लॉक इन अब दोबारा से लागू नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आई होप आपको ये रेगुलेशन 16 और रेगुलेशन 17 बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, और इसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ और भी रेगुलेशंस पढ़ने, लेकिन जो रेलेवेंस है वो रेलेवेंस इन दोनों रेगुलेशन की सबसे ज्यादा है। आपको आईसीडीआर रेगुलेशन में और सिक्योरिटीज लॉज में मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जिसको मैंने बोला है वो रेगुलेशन को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, बाकी सारी चीजों को रीड भी कर लोगे चल जाएगा। एग्जीक्यूटिव के लेवल के बहुत ऊपर पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। टेक्निकली तुम लोग सेकंड मॉड्यूल के बाद सीधे जाते हो बॉम्बे, पूरे अच्छी जगहों पे काम करने जाते हो, वहां पे यही स्टैंडर्ड चलते हैं। आप में से जो नहीं जाएगा उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो एम्बिशियस बच्चा है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में आपको बता रहा हूँ। ये जो भी मैंने आपको बताया, या आईसीएसआई के नोट्स में से भी हम लोग को थोड़ा आगे जाना पड़ता है। जो सेबी का मार्च तक का अमेंडमेंट है, वो सब तुम्हारे नोट्स में डला हुआ है। ठीक है, तो मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, आप ये समझ के चीजें चलनी है। आई होप 16 एंड 17 इज वेरी 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 क्लियर। चलो लेट्स मूव ऑन टू 18, 19, 20, 21, 22 थोड़ा। ओके गाइस, आ जाओ। सो लेट्स टॉक अबाउट रेगुलेशन 18 नाउ। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन 18 जो है। रेगुलेशन 18 जो है, इसमें ग्रीन शू ऑप्शन के बारे में बात की गई है, जो हम लोग देखने वाले हैं रेगुलेशन 57 में। तो जस्ट इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है, ये ग्रीन शू ऑप्शन पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे रेगुलेशन 18, नॉट रेगुलेशन 19, आई एम सॉरी। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन हम लोग रेगुलेशन 18 जो है, ये ग्रीन शू ऑप्शन हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। क्योंकि टू अ ग्रेट एक्सटेंट अगर हम लोग रेगुलेशन 18 की बात करें, तो उसके लिए पहले ग्रीन शू ऑप्शन समझना है हमको, जो कि हमारे कोर्स में है, और इसी चैप्टर में आगे मैं आपसे उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको देखिएगा, बहुत इजी सा पॉइंट है, बट ग्रीन शू ऑप्शन पहले देख लो, फिर वो देखोगे तो मजा आएगी। फर्दर नाउ हियर इन रेगुलेशन 19 they are talking about the lock-in period of partly paid securities. तो specified securities which are subject to lock-in, if they are partly paid up and the amount called up is less than the amount called up on specified security issued to the public, the lock-in shall end only on the expiry of 3 years after such specified securities have become pari passu with the specified securities issued to the public. Point छोटा सा दिया हुआ है, लेकिन काफ़ी टेक्निकल है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को बात करनी पड़ेगी। है इजी, मैंने जैसा कि आपको बताया, रेगुलेशन 16 और 17 क्रक्स है, कोर है, उसको तो पेल के याद करना है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना है उसको। ये ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी ऊपर से हमारा ऊपर से लोगों का अंदर से नहीं होता है ना। तो हमारा ऊपर से जो रीडिंग होता है, हमारी जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होती है, वो भी एक एवरेज और एक एवरेज प्रूडेंस या इम्परफेक्ट कलेक्शन वाले आदमी से ज़्यादा बेहतर होती है ना। आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। नाउ इफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू लॉक इन, which are subject to lock-in are partly paid up, and the amount called up on securities is less than the amount called up on the specified security issued to the public. Now, अगर कोई securities partly paid up shares हैं और they are subject to lock-in period, तो जो भी कॉल्ड अप अमाउंट है, जो बचा हुआ पार्टली पेड अप शेयर का जो बचा हुआ अमाउंट है, अनपेड जो अमाउंट है, वो अगर पब्लिक से जो अमाउंट मंगा लिया गया है उससे कम है, तो जिस दिन आप पब्लिक के जितना कैपिटल मंगा लोगे, कैपिटल पब्लिक के जितना कैपिटल ला लोगे, उसके बाद से 3 साल तक के लॉक इन रहेगा आपको। ठीक है, मैं रीड करता हूं, सुनो। The lock-in shall end only after expiry of 3 years after such specified securities have become pari passu with the specified securities issued to the public.
तो मान लीजिए हमने पब्लिक को शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले, 5 रुपए मंगा लिए हैं, 5 रुपए मंगाने वाले हैं। हमने कुछ शेयर्स किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को दिया है और वो उसमें भी 10 रुपए का फेस वैल्यू है और 4 रुपए पेड अप है, 6 रुपए आने वाला है। तो यहाँ पे पब्लिक से 1 रुपए कम लाया हुआ है ना, है ना। तो जिस दिन आप बचा हुआ 1 रुपए लाओगे उसके बाद से 3 साल गिनना शुरू करेंगे हम, ठीक है। तो इंटेंशन ये है कि जब आईपीओ में जनरल पब्लिक को आप पार्टली पेड अप शेयर दे रहे हो और अगर उससे कम कोई अमाउंट लेकर आ जाता है तो जब तक वो पब्लिक जितना अमाउंट नहीं लाता लॉक इन शुरू भी नहीं होगा, वहां से लॉक इन गिनना शुरू करेंगे, ठीक है। इसको मैं फिर से रीड करता हूं, मुझे मालूम है कि आप लोगों को कितने समय में अंडरस्टैंडिंग आएगी इसकी। इसको एक बार रीड कर रहा हूं, ध्यान दीजिए प्लीज। If specified securities which are subject to lock-in are partly paid up and the amount called up on specified securities, such shares is less than amount called up on securities which are issued to public. ऐसे केस में लॉक इन कब खत्म होगा? जब आपने उतना पैसा ला लिया होगा जितना पब्लिक लेकर आई है, उस दिन के बाद से लॉक इन आपका 3 साल रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझा होगा। मतलब जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन था ना 3 साल वाला कंडीशन, अगर वो पार्टली पेड अप शेयर है और पब्लिक जितना पैसा लेकर आई है उससे कम अगर आप लेकर आते हैं, तो जिस दिन आप पब्लिक के जितना लेकर आ जाओगे उसके बाद से हम 3 साल गिनना शुरू करेंगे, पहले से नहीं। एनीवे, इजी कंडीशन है या उतनी रेलेवेंट नहीं है, पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो भी चलेगा। फिर जो भी शेयर्स लॉक्ड इन वाले हैं, जो भी सिक्योरिटीज लॉक इन पीरियड वाली है, मतलब जहां जैसे प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन है तो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रमोटर इज सब्जेक्ट टू लॉक इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो ऐसा हम लोगों को इंक्रिप्शन करवाना पड़ता है वो सिक्योरिटीज का कि दीज आर नॉन ट्रांसफरेबल और उसका लॉक इन स्पेसिफाइड करना पड़ता है। ये जिम्मेदारी इशूअर कंपनी की रहती है। जो कंपनी का आईपीओ आता है ये उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो कंपनी डिपॉजिटरी के साथ इसकी रजिस्ट्रेशन कराए कि भैया ये जो शेयर्स हैं दीज आर सब्जेक्ट टू लॉक इन, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझी। फर्दर 21 ना सही बताऊं 21 ना काफ़ी रेलेवेंट है, मतलब तुमसे क्या छुपाना, 21 काफ़ी रेलेवेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि आप प्रमोटर्स के लिए काम करोगे। अब यहाँ क्या बोला है सुनो, उन्होंने बोला इज द प्लेज ऑफ लॉक इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अरे बाबा, जो प्रमोटर के पैसे हैं, जो प्रमोटर के पैसे हैं जिसके बदले प्रमोटर को आपने शेयर्स दिए हो, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाले, ये जो लॉक इन पीरियड वाले शेयर्स हैं क्या ऐसे गिरवी रखा जा सकता है? मेरा सवाल समझा आपको? सवाल ये है कि जो प्रमोटर मैंडेटरी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, ये जो लॉक इन पीरियड वाले शेयर्स हैं, क्या ये लॉक इन पीरियड वाले शेयर्स, इन्हें बेचा तो जा नहीं सकता, ट्रांसफरेबल तो ये है नहीं लॉक इन पीरियड तक, है ना, क्या इन्हें गिरवी रखा जा सकता है? द आंसर इज यस। ऐसी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय प्रमोटर्स एंड लॉक्ड इन मे बी प्लेज्ड। आप चाहो तो इसे प्लेज कर सकते हो एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ग्रांटेड बाय या तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और a systematically important non-banking financial company or a housing finance company subject to A, B and B का एक प्रोविजन मैं लिखूंगा, इसको हैंड रिटन नोट्स में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफी। मुझे लगता है रेगुलेशन 21 को लिखा के भी देना चाहिए। रेगुलेशन 21 शुड बी अंडरस्टूड। रेगुलेशन 21 प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम की होती है। अभी एज अ स्टूडेंट यू माइट नॉट रिस्पेक्ट द फैक्ट कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बट जैसे आप इंडस्ट्री में प्रैक्टिस करने जाओगे या इंडस्ट्री में आप काम करने जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन वाले जो शेयर्स हैं वो लॉक इन पीरियड में रहते हैं, तो क्या उन्हें गिरवी रखा जा सकता है? कैन दे बी प्लेज्ड? द आंसर इज यस, दे मे बी प्लेज्ड, बट विद whom? द शेड्यूल कमर्शियल बैंक, द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द
सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एज अ कोलैटरल, अगर कंपनी को उनसे लोन मिला है तो ये जो लॉक इन पीरियड वाले शेयर्स हैं इन्हें एज अ सिक्योरिटी रखा जा सकता है इनके पास, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, विच आर दोस कंडीशंस, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सबसे पहले ए, ये जो सिक्योरिटीज हैं अगर इफ दे आर लॉक्ड इन, पहले तो रेगुलेशन 16 के हिसाब से लॉक इन होना चाहिए, मतलब 3 साल के लिए लॉक्ड इन रहेंगे, मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसको बेच नहीं पाएंगे। द लोन हैज बीन ग्रांटेड टू इशूअर और सब्सिडियरीज फॉर फाइनेंसिंग और वन और मोर of the objects of the issue and pledge or specified securities terms or sanction of the loan। तो प्रमोटर चाहे तो ये वाले शेयर्स, लॉक इन पीरियड वाले शेयर्स को गिरवी रखवा सकता है अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने लोन देते वक्त ये शर्त रखी थी कि प्रमोटर के शेयर्स गिरवी रखे जाएंगे और ये जो लोन का पैसा है ये कंपनी के इशू के ऑब्जेक्ट के लिए, इशू के एक या दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला है। मतलब फंडामेंटली मेरा जो आईपीओ आ रहा है, जिस पर्टिकुलर मकसद के लिए आईपीओ आ रहा है, मैंने उस मकसद के लिए ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इनसे लोन भी लिया था और लोन देते वक्त ये बैंकों ने, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने या सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी ने मेरे साथ कंडीशन रखी थी कि लोन तो हम तब देंगे जी जब आप प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाले शेयर गिरवी रखेंगे एज कोलैटरल। और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन ये है, द प्लेज ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वन ऑफ द टर्म्स ऑफ द सैंक्शन लोन, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विल बी लॉक्ड इन। तो 16B और 16A मतलब मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन जो है वो 3 साल, नॉन मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन वाले शेयर गिरवी रखोगे तो कम से कम वो 1 साल के लिए लॉक इन में रहेंगे। मतलब आप बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे भी दोगे, उनके साथ गिरवी रख भी दोगे और आपने लोन वापस नहीं भी कर पाया तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उसको लॉक इन पीरियड तक बेच नहीं सकती, ट्रांसफर नहीं कर सकती। ठीक है, तो हाँ, प्रमोटर शेयर्स गिरवी रख सकते हैं किनके साथ, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। किसके लिए, जो लोन इन कंपनीज ने, शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो लोन ये इशूअर के ऑब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है और लोन देते वक्त ये शर्त रखी थी, कि आपको अपने शेयर से गिरवी रखने पड़ेंगे तो ही हम लोन सैंक्शन करेंगे। और सबसे खास बात, provided that such lock-in shall continue pursuant to invocation of pledge and such transferee shall not be eligible to transfer the specified securities till the lock-in। मैंने जैसा कि आपको बता ही दिया कि अगर ऐसा हो भी गया, अगर गलती से ऐसा हो भी गया कि ये कंपनी लोन नहीं चुका पाई, बैंक ने जो उनके पास शेयर प्लेज किए गए थे, गिरवी रखे गए थे, वो प्लेज को इन्वोक कर दिया, मतलब वो शेयर्स अपने कब्जे में ले लिए, तो अपने कब्जे में लेने के बाद जो बैंक होगी ना, प्लेजी या ट्रांसफरी जिसके पास शेयर आ गए हैं, वो भी लॉक इन पीरियड के दौरान उसे बेच नहीं सकते। ठीक है, तो आ जाओ, आपके साथ ही मैं रेगुलेशन 21 को एक बार लिख लेता हूँ, ये काफ़ी रेलेवेंट है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि दिस इज अ रेलेवेंट कंडीशन एंड वी मस्ट राइट इट डाउन। सो रेगुलेशन 21 प्लेज, अभी हमारा स्टूडेंट है सचिन जैन, अभी वो मर्चेंट बैंकिंग में काम कर रहा है, पैंटोमैथ एडवाइजरी में, 2 आईपीओ में, एसएमई आईपीओ में काम कर चुका है, एक डीलिस्टिंग पे काम कर रहा है। बोलता है सर एज अ स्टूडेंट तो हमें नहीं समझता था जो आप बोलते थे, अभी यहाँ आके बैठे हैं सर, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस, सेम प्रोसीजर, सेम कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं। तो मैं दोबारा बोलता हूँ आपको, आप में से जो एम्बिशियस बच्चे हैं, आप इस बात को समझिए कि इसका जो इस्तेमाल है, मे बी एट दिस मोमेंट यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बट जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको ये सारी बातें काम आएगी। सो प्लेज ऑफ लॉक इन, लॉक्ड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, आप इसको शेयर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की भी लॉक इन होती है, जैसा कि हमने एक बार देखा था, तो उसके लिए वहाँ पर सिक्योरिटी शब्द यूज़ किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा, आपके मन में हिच ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पर शेयर्स ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या प्रमोटर ये शेयर्स को प्लेज कर सकता है? द आंसर इज प्रमोटर मे।
किसके साथ? सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एसआई, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, बहुत प्रिसाइसली आंसर लिखा हुआ है, हम लोग अपने हिसाब से कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एज कोलैटरल loan granted by whom? Scheduled commercial bank, public financial institution, systematically important NBFC या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। मित्रों, होप दिस इज क्लियर। ओ मित्रों, आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। उसकी कंडीशंस भी लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो आई होप आपको ये बेसिक मेरी बातें समझ गई होगी। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या हैं? कंडीशंस क्या क्या हैं जल्दी से एक बार बता दो क्लास। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। Loan has been granted to issuer or subsidiary of issuer company for purpose of for one or more object of the issue पर्पस की जगह ऑब्जेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पार्डन मी गाइस फॉर द डिले। फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ इशू and that's one pledge of such shares is one of the conditions of loan। ठीक है, तो ये हो गई बिल्कुल बेसिक बात, है ना, ये हो गई बिल्कुल बेसिक बात। इसमें एक और आपको कंडीशन ये रखनी है कि अगर इन्वोक भी हो गई प्लेज, मतलब अगर ये कंपनी ने लोन पे डिफॉल्ट किया, ये गिरवी रखे हुए शेयर्स बैंक ने अपने कब्जे में कर लिए, तो बैंक भी 3 साल तक नहीं बेच पाएगी। दैट्स व्हाट द प्रोविजन दैट वी सॉ हियर। Lock-in shall continue pursuant to invocation of pledge also and transferee, that is to say the pledgee, the bank, financial institutions, वो लोग भी लॉक इन पीरियड तक तो ये शेयर्स को नहीं बेच पाएंगे। जस्ट लेट मी राइट डाउन हियर। when I you know, most of the time what I do is I already write things here, and sometimes you don't know how much it takes to keep things in absolute order, क्योंकि आधा खेल तो प्रेजेंटेशन का। कई बार तो लिखा गंदे तरीके से हुआ होगा ना अगर, तो वो समझेगा नहीं, तो सॉरी, मुझे इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और बट मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि एटलीस्ट अब जैसे ये सिक्योरिटी लॉ वाले जो सब्जेक्ट हैं, इसके जब हैंड रिटन नोट से आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये जो नोट्स है ये आपको मैं दूंगा ऑफ कोर्स, बट तब तक मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा कि आप बनाएं।
and that is condition number 1. तो अगर प्लेज इन्वोक भी हुआ, मतलब ये कंपनी लोन नहीं दे पाती है, उसके कंडीशन के हिसाब से ये वाले शेयर्स वो बैंक्स, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एचएफसी के पास चले जाता है, तो उन लोगों को भी ये लॉक इन पीरियड लागू हो जाएगा, मतलब वो लोग भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को बस याद रखना। आई होप ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि एज कोलेट्रल सिक्योरिटी प्लेज किए जा सकते हैं फॉर लोन ग्रांटेड बाय होम, ईदर द एससीबी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। कंडीशन सिंपल है, द लोन हैज बीन ग्रांटेड बाय दीज एंटिटीज subject to a condition that we will give you loan only if you will pledge the locked in shares with the lending entities। और उसके बाद ये भी कंडीशन है कि अगर प्लेज इन बुक भी हुआ तो लॉक इन में तो ये शेयर्स रहेंगे ही रहेंगे। प्लेज भले ही मैं प्रमोटर हूँ, मैंने मेरे शेयर्स आपके साथ लॉक इन प्लेज कर दिए, तो 3 साल तक तो मैंने प्लेज करना मुझे अलाउ कर दिया है, लेकिन लॉक इन तो लॉक इन है ना, तो लॉक इन का मतलब लॉक इन ही रहेगा। वो 3 साल तक आप भी उसको बेच नहीं पाओगे, तो वो शेयर्स कहीं जाएंगे, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। प्लेज कर दिए मैंने आपके पास ऐसे गिरवी रखे हैं सिक्योरिटी में, आपसे मैंने लोन लिया ना, तो उस लोन के बदले मैंने आपके साथ पैसे रखे हैं एज सिक्योरिटी, है ना, आप उसको बेच नहीं सकते, आप भी उसको लॉक इन पीरियड तक बेच नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन ये आपको एक बात बताऊं, अगर एग्जाम में आ गया ना ये सवाल, बहुत लोग ऊपर नीचे हिचक जाएंगे, तो ये बात याद रखना कि ये अलाउड है। प्रमोटर लॉक इन वाले शेयर जो है ना उसे प्लेज कर सकता है, ये बिल्कुल अलाउड है। ये अगर सवाल आ गया ना 4 मार्क का, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे आंसर। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि क्या वो शेयर्स जो प्रमोटर्स के लॉक इन वाले शेयर्स हैं, क्या उसे गिरवी रखा जा सकता है, प्लेज करा जा सकता है, यस इज द आंसर, रेगुलेशन 21। ठीक है, आई होप यू विल रिमेंबर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बड़ा क्रूशल रेगुलेशन है मेरे भाइयों, जब हम टेक ओवर वगैरह पढ़ेंगे। अगेन यार, बहुत सारे लोग तो ये पढ़ते ही नहीं है, बहुत सारे बच्चों का ध्यान नहीं है सारी चीज़ों पे, और आई एम टेलिंग यू व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, यू विल नेवर अंडरस्टैंड what happens in YouTube, what happens on YouTube, why it happens like that, you will never understand। we understand the game because we are part of it, है ना, हम fraternity के, हमको पता है क्या चल रहा होता है। As a student I'm telling you the amount of time that you can invest right now will be the most fructifying। shortcuts में मत जाइए आप, shortcuts अगर काम किए होते ना तो फिर बात ही क्या थी। तो शॉर्टकट्स में मत जाना आप लोग, जो चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है उसको इम्पोर्टेंस देंगे। ये वाली जो रेगुलेशन है ये भी काफ़ी बेहतरीन रेगुलेशन है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, आ जाइए। रेगुलेशन 22, यहाँ पता है क्या लिखा है, अगर जो लॉक इन वाले शेयर्स हैं, अगर वो कंपनी का एक प्रमोटर दूसरे प्रमोटर को ट्रांसफर करता है, मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रमोटर बाय वन प्रमोटर to another promoter of the company or the promoter group or new promoter, and the specified securities held by persons other than promoters and locked in may be transferred to other persons holding specified securities which are locked in along with securities proposed to be transferred, provided that lock-in period on those shares shall continue for the remaining period with transferee, and such transferee shall not be eligible to transfer them till the lock-in period is expired। तो पहली बात तो ये कि प्रमोटर जो शेयर्स लॉक इन वाले हैं, क्या वो दूसरे प्रमोटर्स को दे सकता है?
ओ क्लास, क्या पूछ रहा हूं मैं? द आंसर इज यस। दूसरे प्रमोटर्स को या फिर प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज को, द आंसर इज यस, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, फर्दर इसके अलावा, ये तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के बारे में बात हो गई। शेयर्स held by persons other than promoters। अरे बाबा, ये ऊपर वाली जो बात है ये रेगुलेशन 16 से रिलेटेड है, क्योंकि प्रमोटर का लॉक इन पीरियड रेगुलेशन 16 में लिखा था। मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन का 3 साल, नॉन मैंडेटरी का 1 साल। उसके नीचे रेगुलेशन 17 हमने पढ़ा। रेगुलेशन 17 में क्या आया? जो प्रमोटर के अलावा कुछ पर्सन्स हैं, अगर आईपीओ के पहले उन्हें शेयर्स मिले थे तो लॉक इन पीरियड 1 साल का रहेगा, है ना? वही मैं बोल रहा हूं, शेयर्स हेल्ड बाय पर्सन्स अदर देन प्रमोटर्स, जो लॉक इन वाले शेयर्स हैं, आराम से करो इसको, टेंशन मत लो। एक बार की बात है, जिसको एक बार समझ गया ना, ये लाइव वर्क खाओगे आप इसका। lock-in shares which are held by persons other than promoters according to regulation 17, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, रुको। क्या ये भी किसी को ट्रांसफर किए जा सकते हैं? अगेन द आंसर इज यस। ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने ना इनके बारे में पढ़ा। रेगुलेशन 17, रेगुलेशन 16। रेगुलेशन 16 के हिसाब से 3 साल 1 साल लॉक इन पीरियड था। रेगुलेशन 17 के हिसाब से पर्सन्स अदर देन प्रमोटर्स, जिनको आईपीओ के पहले अलॉटमेंट हुई थी, उनको भी 1 साल का लॉक इन था। कर सकते हैं, दोनों ही केसेस में संभव है, दोनों ही केसेस में बिल्कुल पॉसिबल है। व्हाट इज द ओनली कंडीशन? What is the only condition, guys? The promoters that the lock-in, provided that the lock-in on such specified security shall continue for the remaining period with the transferee। इसको मैं अच्छे से लाल करके लिख देता हूं। दोनों केसेस की कंडीशन है। तो लॉक इन पीरियड जो है, इट शैल कंटिन्यू विथ ट्रांसफरी। तो जो ट्रांसफरी होगा, ट्रांसफरी के साथ भी लॉक इन पीरियड कंटिन्यू होगा। रीड करना चाहिए इसको, एक बार पढ़ना चाहिए। सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से। रेगुलेशन 16, प्रमोटर्स का लॉक इन पीरियड कितना रहेगा? मैंडेटरी लॉक इन पीरियड, मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन जो है वो शैल बी लॉक्ड इन फॉर 3 years। 3 years फ्रॉम व्हाट? डेट ऑफ अलॉटमेंट और डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, व्हिचएवर इज लेटर। फर्दर, नॉन मैंडेटरी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का लॉक इन पीरियड कितना है? 1 साल आफ्टर अलॉटमेंट। रेगुलेशन 17, पर्सन्स अदर देन प्रमोटर्स, लॉक इन पीरियड कितना है? पब्लिक को जब अलॉट करोगे उसके बाद से 1 साल। ठीक है? क्या प्रमोटर्स लॉक इन पीरियड, लॉक्ड इन शेयर्स गिरवी रख सकते हैं? यस। किसके साथ? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेशन, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इनके साथ हम गिरवी रख सकते हैं। लेकिन एज सिक्योरिटी फॉर द लोन, हम एज कोलैटरल उनके साथ वो शेयर्स गिरवी रख सकते हैं। किस पर्पस के लिए? लोन के पर्पस के लिए। और वो लोन जो इशूअर कंपनी या इशूअर कंपनी की सब्सिडियरी ने लिया है फॉर 1 or more ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू।
जिस मकसद से आईपीओ लेकर आ रहे हैं ना, उसी मकसद के लिए लोन लिया हुआ है, उस लोन को देते वक्त वो बैंकों ने कंडीशन रखी थी कि शेयर गिरवी रखने पड़ेंगे, इसलिए गिरवी रख रहे हैं। अलाउड है क्या? यस। सर, क्या एक प्रमोटर दूसरे प्रमोटर को शेयर, लॉक इन वाले शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है? यस। पर्सन्स अदर देन प्रमोटर्स, वो पर्सन्स अदर देन दूसरे पर्सन्स अदर देन प्रमोटर्स को शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं? यस। दोनों ही लॉक इन पीरियड वाले शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं लॉक इन पीरियड के दौरान, लेकिन जिसको ट्रांसफर करेंगे उन्हें लॉक इन पीरियड तक ट्रांसफर नहीं करना होगा। ठीक है, ठीक है। प्रमोटर को कर सकता है, या प्रमोटर ग्रुप के अंदर किसी को कर सकता है। जिसको भी ट्रांसफर करेंगे वो भी 3 साल तक बेच नहीं पाएगा, तो लॉक इन पीरियड है उसकी गरिमा बने रहेगी। फर्दर, पर्सन्स अदर देन प्रमोटर्स जिनको आईपीओ के पहले अलॉटमेंट हुआ था, उनको 1 साल के लिए लॉक इन रखना है, तो वो किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, किनको? पर्सन्स अदर देन प्रमोटर्स को कर सकते हैं, लेकिन खास बात, उन्हें भी ये शेयर्स लॉक इन रखने पड़ेंगे। ट्रांसफरेबिलिटी की बात हो गई है। आई होप आपको ये समझा होगा। अभी ये जो हमने कंडीशन पढ़ी, इसकी सबसे रेलेवेंट बात आपको बताता हूं, इधर आओ। Subject to the provisions of SEBI Substantial Acquisition of Shares and Takeovers Regulations 2011, specified shares, securities held by promoters may be transferred to other promoters or any person of the promoter group or a new promoter also. कोई नए प्रमोटर को भी दे सकते हैं। अगर कंपनी टेक ओवर हो रही होगी तो ये लॉक इन पीरियड वाले शेयर हम दे सकते हैं न्यू प्रमोटर को। और दूसरी बात, ये एंड के बाद जो दूसरी कहानी शुरू होती है, ठीक है, ये एंड के बाद है ना, दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। ऊपर रेगुलेशन 16 की बात हो रही थी प्रमोटर की, नीचे रेगुलेशन 17 की बात हो रही है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय पर्सन्स अदर देन प्रमोटर्स एंड लॉक्ड इन एज पर रेगुलेशन 17 में बी ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन्स होल्डिंग द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज व्हिच आर लॉक्ड इन अलॉन्ग विद द सिक्योरिटीज प्रपोज्ड टू बी ट्रांसफर्ड may be transferred to any other person holding specified securities which are locked in। तो आईपीओ के पहले कुछ पर्सन्स के पास अगर शेयर्स थे तो वो उन्हीं को ट्रांसफर कर सकते हैं जिन पर्सन्स के पास आईपीओ के पहले शेयर्स थे। ठीक है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। इन लोगों के पास भी प्री आईपीओ शेयर्स थे, इनको प्री आईपीओ अलॉटमेंट हुआ था। तो ये जो पर्सन्स है ये भी कैसे वाले पर्सन्स होने चाहिए? ऐसे पर्सन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं जिनके पास प्री आईपीओ के पहले जिनके पास शेयर्स थे। तो ऐसे पर्सन जिनको आईपीओ के पहले अलॉटमेंट हुई थी, वो ऐसे किसी पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं जिनके पास आईपीओ के पहले अलॉटमेंट थी। इसका मतलब पहला ट्रांसफर प्रमोटर के बीच हो रहा है, प्रमोटर ग्रुप के पर्सन के बीच में हो रहा है, और जो दूसरा ट्रांसफर है वो ऐसे पर्सन के बीच में हो रहा है जो आईपीओ के पहले ही शेयर होल्ड करते थे। ठीक है, ये अलाउड है। और दोनों ही केसेस में प्रमोटर के बीच सौदा हुआ है, या प्री आईपीओ के जो प्री आईपीओ जो मेंबर्स थे, प्री आईपीओ जो शेयर होल्ड करते थे, उन दोनों पार्टीज एक दूसरे को कर सकती हैं। लेकिन दोनों पार्टीज को क्या कंडीशन फॉलो करनी है? जो बचा हुआ लॉकडाउन पीरियड है उस समय तक शेयर्स किसी और को ट्रांसफर नहीं करने, किसी और को बेचने नहीं है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। वो जो SAST रेगुलेशन ऊपर लिखा है ना, वो इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो फिर टेक ओवर कोड लागू हो जाता है। तो न्यू प्रमोटर का शब्द यूज हुआ है ना वहाँ पे। तो अगर एक प्रमोटर दूसरे प्रमोटर को बेचेगा या एक कंपनी का प्रमोटर दूसरे प्रमोटर को बेच देगा तो उसमें सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स रेगुलेशंस लग जाता है, इसीलिए वहाँ उसका जिक्र किया हुआ है। होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। 2 मिनट आइए, आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। तो 21, 22, 16, 17 इसका समरी नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आईपीओ में बहुत लेंदी टॉपिक है ना, तो इसके समरी नोट्स बनाओगे ना तो बहुत आपको हेल्प होगी। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलेशन 16, रेगुलेशन 17, उसके बाद हमने रेगुलेशन 21 और रेगुलेशन
22 की बात की है ना। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में फिर से रिवाइज करके बताना चाह रहा हूँ। आपको बस समरी नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए, उसका एक उदाहरण तौर पे देने की कोशिश होती है ये। तो ये देख लीजिए आप, इसकी हेडिंग क्या थी? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। मैंडेटरी का था, मैंडेटरी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 3 इयर्स, और जो नॉन मैंडेटरी मतलब जितना प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लाना था उससे ज़्यादा ला लिए 1 साल। शॉर्ट में है तो मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। समरी का मतलब ये होता है कि हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक आइडिया मिल रही है, ठीक है। रेगुलेशन 17 किसके लिए आया? लॉक इन पीरियड के लिए ही आया, लेकिन अदर देन प्रमोटर्स जो प्री आईपीओ शेयर्स जिनको मिले थे, कितना लॉक इन पीरियड है उनके लिए? 1 ईयर। 21 में क्या आया? प्लेज का बात आया। क्या प्रमोटर लॉक इन वाले शेयर्स या लॉक्ड इन शेयर्स प्लेज कर सकते हैं? कंडीशन वंडीशन नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ इन प्रिंसिपल व्हाट इज द आंसर? हाँ हाँ कर सकते हैं भाई, पॉसिबल है। रेगुलेशन 22 खतरनाक रेगुलेशन है ये, बड़े होकर ये सारी चीजें ज्यादा काम आती है, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं। प्रमोटर लॉक्ड इन शेयर्स दूसरे प्रमोटर्स को दे सकता है? यस। जो प्री आईपीओ होल्डर था शेयर्स का, वो किसी दूसरे प्री आईपीओ होल्डर को दे सकता है? जो प्री आईपीओ शेयर होल्ड करता था वो दूसरे प्री आईपीओ शेयर को होल्ड कर सकता है? प्री आईपीओ ऐसा दूसरे व्यक्ति को जो प्री आईपीओ शेयर होल्ड करता था उनको दे सकता है? कौन से वाले शेयर्स? लॉक्ड इन वाले शेयर्स। मित्रों व्हाट इज द आंसर? यस इज द आंसर, बिल्कुल जी हाँ, ऑफ कोर्स कंडीशंस लागू हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि ये बेसिक समरी तो आपकी टाइट रहे, और मैं तो आपको बता रहा हूं ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो आप, बिलीव मी क्लास, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बातें चल रही है, ये मैंने आपको शॉर्टकट नहीं बताया, मैं मतलब मैं चिल्ला चिल्ला के आपके कान से खून नहीं निकालूंगा, ठीक है। दैट इज नॉट व्हाट आई स्पेशलाइज इन, यू नो। और जो मुझे चुनने वाले हैं, आप भी जो मेरे पास आए हो वो इसीलिए आए होगे कि आपकी भी एक स्टैंडर्ड है, आपको भी एक स्टैंडर्ड सर्विस चाहिए होगी, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट चाहिए होगा, तभी आप मेरे पास आए होगे, है ना। तो प्रमोटर का लॉक इन पीरियड, मैंडेटरी प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन 3 साल, नॉन मैंडेटरी 1 साल। लॉक इन पीरियड ऑफ पर्सन्स विच आर अदर देन प्रमोटर्स, जो प्री आईपीओ शेयर होल्ड करते थे, 1 ईयर। क्या प्रमोटर लॉक्ड इन शेयर्स प्लेज कर सकता है? यस, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। क्या प्रमोटर लॉक्ड इन शेयर्स दूसरे प्रमोटर्स को या न्यू प्रमोटर्स को या प्रमोटर ग्रुप के कोई पर्सन को दे सकता है? यस, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस कि वो भी लॉक्ड इन तक होल्ड करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जो प्री आईपीओ शेयर्स होल्ड करते थे, जो प्री आईपीओ शेयर्स होल्ड करते थे लॉक्ड इन वाले, क्या वो ऐसे ही दूसरे किसी व्यक्ति को दे सकते हैं जो प्री आईपीओ शेयर होल्ड करने वाले थे? यस, लेकिन जो दूसरी पार्टी होगी उसको भी लॉक इन पीरियड तक सिक्योरिटीज को होल्ड करना पड़ेगा। आई होप आपको लॉक इन पीरियड से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होगी। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम चलने वाले हैं प्राइसिंग के बारे में बात करने के लिए, और यहाँ पर प्राइसिंग को लेकर हम लोग बातें करेंगे, और प्राइसिंग से रिलेटेड जितनी कंडीशन है सब हम देखना शुरू कर देंगे। वी विल टॉक अबाउट द फेस वैल्यू, वी विल टॉक अबाउट द प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, वी विल टॉकिंग अबाउट द प्राइस बैंड, वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंशियल प्राइसिंग ऑल्सो,
एंड ऑल्सो जब मैं प्राइस बैंड की बात करूंगा तो मैं आपको पूरा बुक बिल्डिंग प्रोसेस बताऊंगा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा आईपीओ किस तरह से चल रहा होता है, और आपका मन करेगा तो मैं आपको किस तरह से आईपीओ की टाइमिंग चलती है वो भी बता दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, यू हैव अ लवली ऑडियंस, वी मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।